गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। इस क्रम में आज हम पढ़ेंगे एटीपी और एनएडीपीएच जो है बनता है जो लाइट रिएक्शन में, वो कहाँ उपयोग होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो दो चक्र में पूरा होता है, दो स्टेप में पूरा होता है। पहला स्टेप प्रकाशीय अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके जल के अणुओं को तोड़ा जाता है और एडीपी और एनएडीपीएच जैसे एनर्जी देने वाले तत्वों का निर्माण होता है और ऑक्सीजन मुक्त होता है। और दूसरी अभिक्रिया अंधकार अभिक्रिया होती है। मतलब अंधकार का मतलब ये नहीं है कि ये अंधकार में हो, ये इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें प्रकाशीय अभिक्रिया में बने हुए NADPH2 और ATP ऊर्जा का उपयोग होता है और सरल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो प्रकाश क्रिया का जो उत्पाद है ATP और NADPH और O2 तो ऑक्सीजन है जो कि क्लोरोप्लास्ट के द्वारा वायुमंडल में विसरित हो जाता है, और ATP और NADPH का उपयोग शर्करा के संश्लेषण करने के लिए इस प्रक्रिया में होता है। ये प्रकाश संश्लेषण का जैव संश्लेषण चरण बायोसिंथेसिस स्टेज होता है। ये प्रक्रिया प्रकाश पर निर्भर नहीं होती है ना। प्रकाश की क्रिया में एनर्जी देने वाला ये ATP और NADPH2 बन गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से इस ATP और NADPH को लेकर शर्करा का निर्माण होता है। इसमें लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। अतः जैव संश्लेषण चरण को अप्रकाशीय अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन कहा जाता है। अप्रकाशीय अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, जो गुहिका होती है, उसमें होता है। इसके लिए यहाँ पर सारे एंजाइम्स स्ट्रोमा में होता है भोजन के निर्माण के लिए। इस प्रक्रिया में वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड विभिन्न एंजाइम के द्वारा अपचयित होता है और हाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को कार्बन स्थिरीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है वो प्रकाशीय अभिक्रिया में बना हुआ ATP NADPH2 अणुओं से प्राप्त होता है। वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रथम उत्पाद होता है वो 3 कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल होता है। तो इस चक्र को सबसे पहले मेल्विन केल्विन नामक वैज्ञानिक ने इस संश्लेषण के संपूर्ण पथ का पता लगाया था, इसलिए इस चक्र को केल्विन चक्र भी कहा जाता है। C3 चक्र या केल्विन चक्र कहते हैं इसको। कार्बन डाइऑक्साइड यौगिकीकरण में प्रथम उत्पाद का नाम 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल अथवा PGA के कारण PGA साइकिल भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य पौधों में प्रथम उत्पाद में 4 कार्बन युक्त परमाणु ऑक्सिलो एसिटिक अम्ल या OAA भी प्राप्त होता है। तो ऐसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्थिरीकरण है उसे इस प्रकार के पौधे जिनमें प्रथम उत्पाद 4 कार्बन वाला परमाणु बनता है उसे C4 पौधे कहा जाता है। तो इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का स्वांगीकरण पौधों में 2 प्रकार से होता है। एक तो केल्विन बेंसन चक्र के द्वारा C3 साइकिल, और दूसरा C4 साइकिल। इसको HM स्लैक ने पता लगाया था इस चक्र का, तो इसे HM स्लैक चक्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक धारी, फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले कौन लेता है? वैज्ञानिकों ने स्टडी के द्वारा ये पता लगाया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राही अणु एक 5 कार्बन वाला अणु राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट या राइबोलोज डाइफॉस्फेट RUDP है। तो सबसे पहले हम देखते हैं केल्विन चक्र के बारे में। प्रकाश संश्लेषण की
प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन का पथ रेडियो एक्टिव ट्रेसर तकनीक के द्वारा केल्विन बेंसन और उसके सहयोगियों ने पता लगाया था। इस कार्य के लिए उन्होंने शैवाल क्लोरेला और सिंडेस्मस नामक शैवाल का संवर्धन किया और इस संवर्धित शैवाल को प्रकाश संश्लेषण के लिए रेडियोधर्मिता युक्त कार्बन डाइऑक्साइड CO2 14 प्रदान किया। इस प्रकार प्रदान किया गया कार्बन डाइऑक्साइड से बनने वाला यौगिक को थोड़े थोड़े अंतराल में रेडियोधर्मिता के आधार पर पहचान किया है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले वाला बनने वाला जो स्थिर यौगिक था वो 3 कार्बन परमाणु युक्त 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बना। इस कारण इस चक्र को C3 चक्र भी कहा जाता है। इन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन C14 युक्त यौगिकों की रेखीय श्रृंखला बनाई और बताया कि इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड 14 के प्रवेश से लेकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जिसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। केल्विन चक्र उन सभी पौधों में होता है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि चाहे पथ C3 हो या C4 हो। ये दोनों प्रकार के पौधों में C3 चक्र और C4 चक्र दोनों ही प्रकार के पौधों में केल्विन चक्र पाया जाता है। और केल्विन चक्र को सरलता से समझने के लिए 3 चरण कार्बोक्सीकरण, कार्बोक्सिलेशन, अपचयन या रिडक्शन और पुनर्योजी या पुनरुद्भवन या रीजनरेशन में विभाजित किया गया है। तो पहला आता है इसमें कार्बोक्सिलीकरण अवस्था क्या होती है। मुख्य रूप से इस अवस्था चरण में राइबोलोज डाइफास्फेट का राइबोलोज 1,5-20 फास्फेट कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें ग्रहण किया जाता है और फास्फोग्लिसरिक अम्ल PGA बनता है। ये जो क्रिया है वो एंजाइम राइबोलोज डाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज के द्वारा होता है, जिसके कारण 3-PGA के अणु बनते हैं और इस एंजाइम में ऑक्सीजनेज क्षमता भी होती है। इसलिए इस एंजाइम को कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज या रूबिस्को कहना ज़्यादा उचित होगा। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना, वायुमंडल वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर ये जो राइबोलोज 1,5-20 फास्फेट है पहले से रहता है इस चक्र में बना हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर ये कार्बोक्सिलेशन होता है इसका और 3 फास्फोग्लिसरेट का निर्माण होता है। ये 3 कार्बन वाला परमाणु है, इसीलिए इसे C3 चक्र कहा जाता है। तो समीकरण के रूप में 36 राइबोलोज 1,5 डाइफास्फेट प्लस 3 CO2 प्लस 3 H2O, इससे बनता है 6 फास्फोग्लिसरिक अम्ल PGA। राइबोलोज 1,5 है ना, 20 फास्फेट से 6 फास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण यहाँ पर होता है। ये क्रिया कहलाता है कार्बोक्सिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे कार्बोक्सिलेशन। दूसरी अभिक्रिया होता है अपचयन, अपचयन अवस्था। इस चरण में 2 प्रक्रिया होती है। फास्फोग्लिसरिक अम्ल का फास्फोरिलीकरण। फास्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल के 6 अणु ATP अणुओं का उपयोग करके 6 अणु 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल और 6 अणु ADP का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं अवकाशिका, इसमें ATP और NADPH2 का निर्माण उपयोग करके ADP और IP NADP और ट्रायोज फास्फेट का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल का अपचयन, कार्बोक्सिलीकरण और फास्फोरिलीकरण के पश्चात 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल का अपचयन प्रकाशिक अभिक्रिया में बनने वाला अपचयन शक्ति NADPH2 के द्वारा होता है। इस अभिक्रिया में ट्रायोज फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में 6 अणु 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल से 6 अणु 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड और फास्फोग्लिसरिक अम्ल H2PO3 PO4 का निर्माण होता है। तो इस प्रकार बनने वाले 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के अणु में से एक अणु मिलकर हेक्सोज शर्करा है ना, यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये बाद में सुक्रोज और स्टार्च में रूपांतरित हो जाते हैं और शेष बचा 5 अणु जो है फिर से कई क्रमबद्ध
जैव रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा 3 अणु राइबोलोज मोनोफास्फेट का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार इस चक्र को निरंतर, ये चक्र जो है वो निरंतर बनते रहता है। नेक्स्ट है पुनर्योजी अवस्था। अपचयन अवस्था में 6 अणु 3PGA के बनते हैं, जिसमें से एक अणु 3PGAL के प्रकाश संश्लेषण के नेट लाभ के रूप में होता है, और शेष जो 5 अणु होते हैं वो जटिल क्रमिक क्रियाओं से गुजरते हैं, जिनमें अनेक बार जो है वो अणुओं का स्थानांतरण होता है। इस तरह पुनः अभिविन्यास में ऊर्जा की खपत होती है, जो प्रकाश अभिक्रिया में निर्मित ATP से मिलती है। अंत में राइबोलोज डाइफास्फेट के 3 अणु का निर्माण होता है, जो फिर से केल्विन चक्र के प्रथम अवस्था को प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण के अंत में निर्मित फास्फोग्लिसरल्डिहाइड एक खाद्य पदार्थ होता है। अगर पादपों को PGAL मिलता रहे तो बिना प्रकाश संश्लेषण के भी ये जीवित रह सकते हैं। PGAL यानी फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण इसका दूसरी कोशिका अंगों में निर्यात ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज के रूप में होता है। ग्लूकोज में परिवर्तन के लिए PGAL के अणु आपस में मिलकर एक अणु ग्लूकोज बना देते हैं। तो इस प्रकार अप्रकाशीय अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अणु का स्वांगीकरण होता है और हेक्सोस के एक अणु बनता है, और 18 अणु ATP और 12 अणु अपचायक NADP की आवश्यकता इस क्रिया के लिए होती है। तो केल्विन चक्र में 6 CO2, 18 ATP, 12 NADPH2 के अंदर आते हैं और एक अणु ग्लूकोज 18 ADP और 12 ADP बाहर आते हैं।